हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है लाइफ साइंस क्लासेस में। मैं हूं ब्रजेश चौहान और एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ हूं। आज का टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। टेक्सोनॉमी से है ये, बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड से। आइसोलेशन एंड इट्स टाइप्स, पृथक्करण आप सभी ने सुना होगा और उसके प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले समझते हैं कि आइसोलेशन क्या है, पृथक्करण क्या है। तो आइसोलेशन को एक बहुत सरल डेफिनेशन से अगर हम समझें तो एक जनरल फिनोमेना ऑफ प्रिवेंशन ऑफ जीन इंटरफ्लो इज नोन एज आइसोलेशन। यानी कि कोई भी दो प्रजातियां, सबसे पहले देखेंगे कोई भी दो प्रजातियां एक दूसरे से पृथक क्यों होती है, क्योंकि वो आपस में जनन नहीं करती हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो यह आइसोलेशन एक ऐसी घटना है जिसकी वजह से जो जीवों के समूह है उनमें जीन फ्लो का जीन जीन का इंटरफ्लो नहीं होता है, या जीन इंटरफ्लो को रोका जाता है आइसोलेशन के द्वारा, है ना। और क्लेरिफाई करते हैं तो आइसोलेशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज इनटू स्मॉलर यूनिट्स और सेक्शन which are unable to interbreed and ultimately become isolated as distinct species। यानी कि जो आइसोलेशन है वह जो सेग्रीगेशन की प्रोसेस, सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण, है ना। यानी कि एक प्रजाति के जो सदस्य होते हैं उनको छोटी छोटी यूनिट्स या सेक्शन, छोटे छोटे खंडों में या छोटी छोटी इकाइयों में पृथक करने की प्रक्रिया को आइसोलेशन कहा जाता है ना। अब जब इस स्पीसीज के सदस्यों का पृथक्करण हो जाता है तो उसकी वजह से ये आपस में इंटरब्रीड करने में सक्षम नहीं होते हैं, और अंततः ये जो अलग हुए सदस्य होते हैं एक अलग जो है जाति का ये निर्माण कर लेते हैं, है ना। यानी सिंपली कि एक कोई स्पीसीज की पॉपुलेशन है, यानी कि एक प्रजाति के जो सदस्य है, बहुत ज्यादा सदस्य उसमें है, मान लीजिए 20 सदस्य है किसी प्रजाति में, और उसमें से 10 जो है किसी कारणवश अगर पृथक हो जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से इनके बीच में अब अंतः प्रजनन नहीं हो पाता है, इसी को हम आइसोलेशन कहते हैं। और अंत में ये दोनों ही जो समूह हैं जो निकल कर आते हैं, ये दोनों समूह अपने प्राकृतिक आवास, अपने खान पान आदि से इतने ज्यादा जो है, इतने ज्यादा उससे घुल मिल जाते हैं, अडेप्टेड हो जाते हैं कि यह एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, अलग लगते हैं और एक अलग जो है डिस्टिंक्ट स्पीसीज का ये निर्माण करते हैं, है ना। तो यानी कह सकते हैं कि आइसोलेशन की वजह से क्या हो रहा है, एक समूह जो है जीवों का वह टूटकर दो अलग अलग जातियों का निर्माण कर रहा है। इट मीन्स कि स्पीसीज का निर्माण हो रहा है ना। तो इसलिए आइसोलेशन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। यानी कि आइसोलेशन वह घटना है जिसकी वजह से नई प्रजातियों का निर्माण हो रहा है ना। और नई प्रजातियों के निर्माण की घटना को क्या कहते हैं, स्पेसिएशन। यानी कि आइसोलेशन ही वह फैक्टर है, या आइसोलेशन एक महत्वपूर्ण कारक है जिसकी वजह से नई प्रजातियों का निर्माण हो रहा है, और नई प्रजातियों के निर्माण की प्रक्रिया को हम स्पेसिएशन कहते हैं। अब इसके बाद आइसोलेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इवोल्यूशन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, यानी योगदान कर रहा है ना। यानी कि जो जैव विकास है जिसके फलस्वरूप अलग अलग नई नई स्पीसीज का निर्माण हो रहा है, नई नई जातियों का उद्भव हो रहा है, उसमें जो है उस इवोल्यूशन में यानी जैव विकास में आइसोलेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। तो ये बहुत बेसिक्स यहाँ पर पॉइंट्स थे आइसोलेशन के। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। एक और डेफिनेशन यहाँ पर है, एक पॉइंट है, द आइसोलेट ऑर्गेनिज्म बिकम अडेप्टेड टू द कंडीशंस इन विच दे आर आइसोलेटेड। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मान लीजिए एक समूह में 20 जीव हैं, उसमें से 10-10 जो है किसी कारणवश, किसी बैरियर या किसी अवरोध की वजह से, है ना, वो दोनों अलग हो जाते हैं, दो समूह में टूट जाते हैं, है ना। तो अब जो दो समूह टूटे हैं वह अब अपने नए एनवायरनमेंट में बहुत अच्छी तरह से अडेप्टेड हो जाते हैं, वहां पर की कंडीशंस, है ना, उस चाहे चाहे वो क्लाइमेट हो, फूड की अवेलेबिलिटी हो, शेल्टर हो, हर तरह की जो कंडीशंस होती है उससे अच्छी तरह से अडेप्टेड हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, है ना। और अंत में जो है वह बिल्कुल इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं कि अगर आप बैरियर को हटा भी दें, अगर आप बैरियर को, आइसोलेटिंग जो बैरियर है, जो अवरोधक है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में दूरी आई है, उस अवरोध को अगर आप रिमूव भी कर देंगे
तो भी वो आपस में प्रजनन नहीं करेंगे। इट मीन्स कि वह जो है अब एक ट्रू स्पीसीज यानी कि नई प्रजाति बन चुकी होती है। इस जो यहाँ पर लाइन है इनको इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर एक बीटल की ओरिजिनल पॉपुलेशन है जिसमें जो है कुछ सदस्य इस सर्कल में दिखाए गए हैं, है ना? अब जो है ये जो सर्कल है यहाँ पर एक बैरियर आ जाता है एक रिवर के रूप में, यानी कि एक नदी है जिसकी वजह से जो ये बीटल की पॉपुलेशन थी ये दो हिस्सों में क्या हो गई है, टूट गई है ना? अब बीच में बहुत बड़ा बैरियर है, इधर के जो मेंबर्स हैं वो इधर नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं और इधर के मेंबर इधर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो क्योंकि यह बहुत बड़ा बैरियर है, एक रिवर जो है बैरियर का यहाँ पर काम कर रहा है, अवरोधक का काम कर रहा है। अब जो है इधर की जो इसको हम कह सकते हैं पॉपुलेशन ए और ये पॉपुलेशन बी, है ना? तो जो ये इधर की पॉपुलेशन है, ये अपने जो नया एनवायरनमेंट है, जो कंडीशंस है ना? उसमें अच्छी तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं, है ना? और जो दूसरी पॉपुलेशन है, वह अपने नए एनवायरनमेंट में अपने आप को अच्छी तरह से अडॉप्ट कर लेती है, ढाल लेती है। तो दोनों ही ये क्या बन चुकी हैं? एक अलग स्पीशीज़ बन चुकी हैं। दोनों ही क्या बन चुकी है? एक नई स्पीशीज़, ट्रू स्पीशीज़ बन चुकी हैं, है ना? यहाँ पर ये पॉइंट में कहा गया था कि ये दोनों अपने नए वातावरण में इतने घुल-मिल जाते हैं कि अगर आप इस रिवर को यानी कि इसके बीच में कोई भी अवरोध हो सकता है, उदाहरण के लिए यहाँ पे रिवर है या कुछ भी हो सकता है। अगर आप उस बैरियर को, उस अवरोध को अगर जो है यहाँ पर देखो इस वाले डायग्राम में अगर उसको हटा भी दिया जाए, तो भी जो ए पॉपुलेशन है वो बी के साथ कभी भी प्रजनन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वह जो है एक अलग स्पीशीज़ बन चुकी है। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक स्पीशीज़ की क्या डेफिनेशन होती है? मेयर और डोब्झान्स्की ने डिफाइन करा था कि प्रजाति एक स्पीशीज जो है एक स्पीशीज है जो आपस में प्रजनन करने में सक्षम जो सदस्य होते हैं वो सभी एक स्पीशीज के सदस्य होते हैं, है ना? तो ये दोनों ही यहाँ पर इसलिए प्रजनन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे इनके बीच में कोई भी अवरोध नहीं है, कोई भी बैरियर नहीं है, चूंकि ये जो है एक अलग अलग स्पीशीज का समूह है। भले ही इनकी जो उत्पत्ति हुई है, जो इनका निर्माण हुआ है, वो एक समान जो है एक समूह से हुआ है। तो आइसोलेशन समझ गए, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद अब आता है बहुत महत्वपूर्ण है टाइप्स ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, यानी कि जो जो एक पृथक जो जीव हो रहे हैं, जो एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं, जो अलग अलग स्पीसीज का निर्माण हो रहा है, या हम कहें कि आइसोलेशन किस वजह से हो रहा है, या यूं कहें कि जो स्पेसिएशन हो रहा है यानी कि नई जातियों को जो निर्माण हो रहा है वो किन किन घटनाओं से हो रहा है। तो डुबजांस्की कॉइन्ड द टर्म आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। डुबजांस्की ने एक टर्म दिया है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। उसके अनुसार उन्होंने जो है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म को दो भागों में कैटेगराइज किया है। पहला है ज्योग्राफिक आइसोलेशन, है ना, यानी भौगोलिक पृथक्करण। दूसरा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जननीय पृथक्करण। इस डायग्राम से देखिए, यहाँ पर ये किसी निश्चित भूभाग में ये जो ट्रीज हैं यहाँ पर, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप कंसीडर, कोई भी ऑर्गेनिज्म आप इनको मान सकते हैं, ये एक जो है समान भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं। अभी तक ये क्या है, सारे के सारे एक स्पीसीज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक घटना जो है इधर समझिए, यहाँ पर इस पॉपुलेशन के बीच में एक जो है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन आ चुका है, एक ज्योग्राफिकल बैरियर। ज्योग्राफिकल बैरियर का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा जो है डेंस फॉरेस्ट हो सकता है, कोई बहुत बड़ी वाटर बॉडी हो सकती है, विशाल नदी हो सकती है ना? और माउंटेन हो सकते हैं, हाई माउंटेन रेंज हो सकती है, पर्वत श्रृंखलाएं हो सकती है। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब जहां पर जो है कोई भौगोलिक कारक बीच में जो है एक बाधा जो है क्रिएट करे, बैरियर का काम करे, है ना? तो यहाँ पर देखिए एक समान पॉपुलेशन थी, साथ में रह रहे थे, लेकिन ज्योग्राफिक आइसोलेशन की वजह से ये दोनों क्या हो गए हैं, एक दूसरे से पृथक हो गए हैं। इधर वाले अलग प्रजाति के रूप में विकसित हो गए और इधर वाले अलग प्रजाति के रूप में विकसित हो गए, है ना? इसे कहा जाता है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, यानी कि दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली प्रजाति, है ना, जो आपस में जनन करने में सक्षम नहीं होती हैं, ये एलोपैट्रिक स्पीसीज कहलाती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अ, यहीं से जो है एक अलग प्रकार का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब भले ही एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भौगोलिक कारक नहीं है, ना ही इनके बीच में यहाँ पर नदी है, ना ही कोई पर्वत श्रृंखला है, ना ही कोई डेंस फॉरेस्ट है, फिर भी आपस में ये जनन नहीं कर पा रहे। उसका कारण क्या है? ये जननीय रूप से एक दूसरे से क्या है, पृथक है। यानी कि ये रिप्रोडक्टिव जो इनकी हैबिट है, रिप्रोडक्टिव जो इनकी मैकेनिज्म है, जो जननीय इनकी प्रक्रिया है, वो एक दूसरे से पृथक है। तो ये जननीय रूप से एक दूसरे से क्या है, पृथक है, यानी आइसोलेट है। इसे कहते हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, है ना? ये सिम्पैट्रिक स्पीसीज यानी कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली
जातियां जो आपस में जनन करने में समर्थ नहीं होती हैं सिम्पैट्रिक स्पीसीज कहलाती हैं, और ऐसी प्रजातियों के निर्माण की प्रक्रिया को, फॉर्मेशन की प्रोसेस को सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं, है ना। तो दो प्रकार के आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, एक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, बहुत ध्यान रहे, अच्छे से ध्यान रखें कि ज्योग्राफिक आइसोलेशन में क्या होगा, जब कोई भौगोलिक कारक जो है दो प्रजातियों के बीच में बाधा उत्पन्न करेगा, यानी कि चाहे वो एक डेंस फॉरेस्ट हो यानी घना जंगल हो, ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हो, या फिर समुद्र हो, या फिर जो है कोई रिवर या कोई वाटर बॉडी। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जब जननीय तौर पर कोई जो समूह है जीवों का, जब वो जननीय रूप से यानी रिप्रोडक्टिव नेचर में, रिप्रोडक्टिव हैबिट में एक दूसरे से क्या होते हैं, पृथक होते हैं, उसे कहेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आगे देखते हैं इनको डिटेल में। सबसे पहले ज्योग्राफिकल आइसोलेशन यानी कि भौगोलिक पृथक्करण क्या होता है ना। तो ये सबसे मोस्ट जो कॉमन टाइप का जो आइसोलेशन है वो है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, है ना। यानी कि ये सबसे कॉमन टाइप का आइसोलेशन है। और ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कब इसका उद्भव होता है, कब जो है ये पाया जाता है, ये जब जो है किसी ओरिजिनल पॉपुलेशन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, दो या दो से अधिक ग्रुप में जब डिवाइड किया जाता है। भौगोलिक जो आइसोलेशन है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन जो है ये कब होता है, जब ओरिजिनल पॉपुलेशन, किसी जीव की ओरिजिनल पॉपुलेशन को दो या दो से अधिक समूह में विभाजित किया जाता है। किसके द्वारा, ज्योग्राफिकल बैरियर्स के द्वारा, भौगोलिक अवरोधों के द्वारा। और भौगोलिक अवरोधों में कौन कौन आएंगे, जैसे कि रिवर, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, ग्लेशियर्स, माउंटेन्स और ओशियन, है ना। ऑल ऑफ विच प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम। सबसे पहली एक बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है कि आइसोलेशन का मतलब है कि जीवों के समूह के बीच में प्रजनन को रोकना या जीन इंटरफ्लो को रोकना, वो आइसोलेशन, इंटरब्रीडिंग को रोकना। तो पहला जो मैकेनिज्म था वो था ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, और आप समझ गए ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एक सबसे सामान्य प्रकार का आइसोलेशन है ना। और ये जो है तब पाया जाता है जब ओरिजिनल पॉपुलेशन को दो या दो से अधिक समूह में विभाजित किया जाता है भौगोलिक अवरोधकों के द्वारा। और वो ज्योग्राफिकल बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं, जब रिवर्स जो है एक समूह को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर ले, डेजर्ट यानी रेगिस्तान जब दो या दो से अधिक समूह में विभाजित कर ले किसी एक ओरिजिनल पॉपुलेशन को, ग्लेशियर हो सकते हैं, माउंटेन और ओशियन। इन सभी भौगोलिक कारकों की वजह से एक जीवों का समूह दो या दो से अधिक ग्रुप में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है ना। और इनकी वजह से वो आपस में क्या नहीं कर पाते हैं, इंटरब्रीडिंग या अंतः प्रजनन नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, द ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इन सम केसेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सब स्पीसीज। कभी कभी अगर वो अलग स्पीसीज ना भी बन पाए तो सब स्पीसीज यहाँ पर बन जाती है। सब स्पीसीज का मतलब है कि नए एनवायरमेंट, नई क्लाइमेट, है ना, नए हैबिट और अलग अलग क्लाइमेट की वजह से जब स्पीसीज जो होती है वह एक दूसरे से कुछ कैरेक्टर्स में क्या होती है, भिन्न होती है, अलग होती है, तब सब स्पीसीज का निर्माण होता है ना। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन जो है यानी कि जो भौगोलिक एक पृथक्करण है उसकी वजह से, यानी कि जो ये बैरियर्स हैं, रिवर, डेजर्ट, ग्लेशियर, माउंटेन, ओशियन, इनकी वजह से कभी कभी सब स्पीसीज का निर्माण हो जाता है, उपजाति का, है ना। विद इन द यानी स्पीसीज के अंदर कभी कभी प्रजाति का या सब स्पीसीज का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल है इंडियन जायंट स्क्वेरल फाउंड इन डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इज येलो। यानी कि जो इंडियन जायंट स्क्वेरल है, भारतीय जो गिलहरी की प्रजाति है यहाँ पर, उसमें जो है जो गुजरात के डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाई जाती है वो तो येलो कलर की होती है ना। और जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में पाई जाती है वो लाइट ब्राउन कलर की होती है। एंड जो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ केरला में पाई जाती है वो चॉकलेट ब्राउन कलर की होती है। यानी कि सब स्पीसीज का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा जो बाइनॉमिनल ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में, कि उप प्रजाति जो है कब बनती है, जब जो है अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में रहने की वजह से एक प्रजाति के जो सदस्य होते हैं उनमें कुछ कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं। वो मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स होते हैं जैसे बॉडी का शेप, कलर वगैरह, उसमें जो कुछ चेंजेस आ जाते हैं उसको जो है उसको हम कहते हैं उप प्रजाति, सब स्पीसीज। तो यहाँ पर जो भारतीय गिलहरी की प्रजाति है ना, वो जो है अलग अलग क्षेत्रों में रहने की वजह से, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में रहने की वजह से उप प्रजाति में विभक्त हो गई है, बट गई है ना। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि जो गुजरात के डेसिडुअस फॉरेस्ट में रहती है वो येलो कलर की है, यहाँ पर देखिए।
जो महाराष्ट्र के मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाई जाती है वो लाइट ब्राउन कलर की होती है, और जो केरला के वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में होती है चॉकलेट ब्राउन कलर की होती है। तो ये जो है किसकी वजह से इनमें इतना डिफरेंस आ पाया? जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से, है ना। इसके बाद है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के अंदर एक और जो है उसका एक पार्ट है आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंस। कभी कभी डिस्टेंस जो है इतनी बढ़ जाती है कि एक सदस्य दूसरे सदस्य के साथ जो है प्रजनन नहीं कर पाता है ना। तो बहुत बड़ी जो लैंड एरिया होती है, बहुत बड़ा लैंड मास जो होता है, एक कोने पर कोई जीव पाया जा रहा है, उसके दूसरे कोने पर दूसरा जीव पाया जा रहा है, तो वो उस बड़ी डिस्टेंस को भी जो है कवर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनमें भी जो है क्या हो जाता है, एक तरह से डिस्टेंस जो है वो जो है एक अवरोध का काम करती है और उनमें इंटरब्रीडिंग को रोकता है। जैसे डिस्टेंस अपार्ट में आल्सो एक्ट एज आइसोलेटिंग फैक्टर फॉर अ स्पीसीज व्हिच ऑक्यूपाइज अ ग्रेट रेंज ऑफ एरिया। एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है कोई प्रजाति और बहुत डिस्टेंस पर वो एक दूसरे से रहते हैं, तो वह भी उनके बीच में एक आइसोलेटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। कौन? डिस्टेंस, है ना। इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल यहाँ पर है रेंस बर्ड, है ना। ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है। साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है वहां पर ये पाई जाती है रेंस बर्ड। तो रेंस जो है ये पूरे जो कॉन्टिनेंट है, जो मतलब साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ना, वहां पर ये पूरे कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। बट फिर भी जो है जो रेंस ऑफ वन रीजन, एक क्षेत्र की जो रेंस बर्ड है वह दूसरे क्षेत्र के रेंस बर्ड से डिफर है, एक दूसरे से पृथक है। वो किन किन रूपों में पृथक हो सकते हैं? कलर में उनका डिफरेंस हो सकता है, पैटर्न्स में डिफरेंस हो सकता है, कलर पैटर्न्स कलर पैटर्न में डिफरेंस हो सकता है, उनके साइज में डिफरेंस हो सकता है और उनके हैबिट में डिफरेंस हो सकता है। यानी कि यहाँ पर जो है ना तो किसी प्रकार का कोई माउंटेन है बहुत बड़ा, ना ही कोई वाटर बॉडी बहुत बड़ी है। केवल डिस्टेंस जो है कभी कभी क्या करती है, डिस्टेंस भी एक आइसोलेटिंग फैक्टर, यानी दो जीव एक प्रजाति के अलग अलग जो सदस्य हैं उनको दूर दूर रखकर उनको आइसोलेट करता है, मतलब उनके बीच में इंटरब्रीडिंग को रोकता है ना। तो अच्छा एग्जाम्पल है रेंस बर्ड का, साउथ अमेरिका में रहता है लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है। तो एक क्षेत्र का जो रेंस बर्ड होगा वो दूसरे क्षेत्र के रेंस बर्ड से क्या होगा, कलर पैटर्न्स में, साइज में और हैबिट में डिफरेंट होगा। ये देख लीजिए अलग अलग क्षेत्रों में पाया जा रहा रेंस बर्ड यहाँ पर दिख रहा है, ये इसका कलर और बॉडी का शेप थोड़ा अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो डिस्टेंस की वजह से, जबकि एक ही कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, फिर भी डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि वो आपस में इंटरब्रीड नहीं करते हैं और वो जो है एक तरह से अलग अलग स्पीसीज, सब स्पीसीज में जो है क्या हो गए, डिवाइड हो गए हैं। तो डिस्टेंस की वजह से भी क्या होता है, जीवों में आइसोलेशन होता है। इसके बाद है बायोटिक और इकोलॉजिकल आइसोलेशन, है ना। बायोटिक और इकोलॉजिकल आइसोलेशन, तो डिफरेंट इकोलॉजिकल हैबिट की वजह से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आइसोलेट हो जाते हैं एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे से पृथक होते हैं और उनके बीच में इंटरब्रीडिंग भी क्या हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। इंटरब्रीडिंग भी उनके बीच में क्या हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। तो जैसे Huxley believed that this is a special form of isolation of animals to different modes of feeding, है ना। For example, the greater and lesser spotted woodpeckers, which differ in size, become because of difference in द फूड टेकन, यानी कि जो बायोटिक हैबिट है, ये जो इकोलॉजिकल हैबिट है ना, उसकी वजह से भी कभी कभी जीवों में, इकोलॉजिकल हैबिट्स की वजह से भी कभी कभी जीवों में आइसोलेशन जो है क्रिएट हो जाता है ना। और वो आइसोलेशन इस लेवल का हो जाता है कि वो आपस में इंटरब्रीड नहीं करते हैं। तो हक्सले ने जो है ऐसा माना है कि जो डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग्स होते हैं, यानी कि जो भोजन प्राप्त करने के, ऑब्टेन करने के जो डिफरेंट मोड्स होते हैं, उसकी वजह से भी एक स्पेशल फॉर्म ऑफ आइसोलेशन जो है क्रिएट हो जाती है। जैसे यहाँ पर जो है दो, एक ग्रेटर स्पॉटेड वुडपेकर यहाँ पर दिखाया गया है और दूसरा लेसर स्पॉटेड वुडपेकर्स। ये दोनों ही के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन में, दोनों के ही साइज में क्या डिफरेंस है। और जो डिफरेंस इनके बीच में आया है वो आया है इसकी वजह से, भोजन की वजह से, जो ये भोजन ग्रहण करते हैं। तो कभी कभी जो फूड हैबिट होती है, फीडिंग हैबिट होती है, इसको हम इसकी वजह से भी जो है एक आइसोलेशन जो है क्रिएट हो जाता है, जिसको हम बायोटिक और इकोलॉजिकल आइसोलेशन के रूप में जानते हैं। इसके बाद है जेनेटिक और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अभी जो आपने पीछे देखा तो ये सारा कुछ था
कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, यानी कि कुछ भौगोलिक कारणों की वजह से, जैसे कि डिस्टेंस, बहुत ज्यादा लैंड मास, पर्वत हो गए, समुद्र हो गए, है ना, नदियां हो गई, इनकी वजह से जब जो है दो जीवों के समूह आपस में इंटरब्रीड ना कर पाते हो, यानी कि वो एक दूसरे से पृथक रह पाते हैं। जेनेटिक और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आपने पहले देखा डायग्राम में, वहां पर क्या था कि भले ही वो एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, उनके बीच में किसी प्रकार का बैरियर भी नहीं है, किसी प्रकार का अवरोध भी नहीं है, ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, फिर भी वो एक दूसरे से जनन नहीं करते। उसका कारण क्या है? जेनेटिक और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी कि उनकी जो आनुवंशिकी तौर पर या उनके जननीय तौर पर उनमें क्या होता है? पृथक्करण होता है, उनमें क्या होता है? डिफरेंस होता है। The organisms are isolated from one another not by space but through the physiological expression of genetic differences, यानी कि जो उनकी मैकेनिज्म है, बॉडी की जो मैकेनिज्म्स है, अलग अलग क्रियाएं हैं, उनकी वजह से भी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? आइसोलेशन होता है। दिस जेनेटिक डिफरेंस ऑफ और जेनेटिक आइसोलेशन इनेबल द सिंपैट्रिक पॉपुलेशन, यानी मैंने बताया था आपको पिछले एक डायग्राम में कि भले ही कोई ज्योग्राफिकल जो है वहां पर आइसोलेशन नहीं है, कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, फिर भी जो है उनमें क्या होता है? उनकी फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होती है रिप्रोडक्शन की, वो एक दूसरे से डिफरेंस होती है, जेनेटिक डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से वो भले ही भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं, फिर भी वह जनन करने में समर्थ नहीं होते हैं। उन्हें कहते हैं सिंपैट्रिक पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? सिंपैट्रिक पॉपुलेशन, जो एक भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं बट फिर भी अब आपस में जनन करने में सक्षम नहीं है, उन्हें कहते हैं सिंपैट्रिक पॉपुलेशन, है ना। तो सिंपैट्रिक पॉपुलेशन जो बन रही है उसका कारण क्या है? यानी कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या क्या आएगा? सबसे पहला इसमें है सीजनल आइसोलेशन या टेम्पोरल आइसोलेशन भी से कहा जाता है ना। तो ध्यान से सुने, सीजनल आइसोलेशन, है ना। तो टू ग्रुप्स में exist in exactly the same ecological area but do not interbreed because they become sexually mature at different times of the year or under different condition। इस डेफिनेशन को और इजीली मैं आपको क्लियर कर दूं, आप लोगों ने बॉटनी में पढ़ा होगा प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। अपने एम्ब्रियोलॉजी में अगर आपको ध्यान हो, आपने पढ़ा हो, तो प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी बॉटनी में आपने पढ़ा होगा। प्रोटेंड्री क्या होता है? जब किसी फ्लावर के जो है मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पहले मैच्योर हो जाए, उसे कहते हैं प्रोटेंड्री, है ना। तो अगर पहले ही मैच्योर हो गया तो वह जो है वहां पर क्या नहीं हो पाएगा? क्रॉस नहीं हो पाएगा, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, रिप्रोडक्शन उनके बीच में क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, है ना। प्रोटोगाइनी, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पहले मैच्योर हो जाए, यानी कि टाइम जो है उनके डिफरेंट है मैच्योर होने के। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है कि सीजनल और टेम्पोरल आइसोलेशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, वो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रह रही है, बट फिर भी वो आपस में जनन नहीं कर पाती है। ना उनके बीच में कोई नदी है, ना कोई झरना है, ना कोई तालाब है, ना कोई पर्वत है। कारण क्या है? एक कारण है सीजनल आइसोलेशन। सीजनल आइसोलेशन का मतलब कि कई सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जो सेम इकोलॉजिकल एरियाज में रहते हैं, बट वो इंटरब्रीड नहीं कर पाते क्योंकि वह जननीय रूप से, लैंगिक रूप से परिपक्व क्या होते हैं? अलग अलग समय पर होते हैं, है ना। तो डिफरेंट कंडीशन में परिपक्व होते हैं और अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, जिसकी वजह से आपस में जनन नहीं कर पाते हैं। Seasonal isolation is common in plant and occur frequently among insect and other invertebrates and some vertebrates also, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उदाहरण है, ओवर 10 सब स्पीसीज ऑफ साइप्रस ट्रीज आर फाउंड इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में साइप्रस ट्री की लगभग 10 जो है प्रजातियां पाई जाती हैं, उप प्रजातियां, है ना, उपजाति जिसे कहते हैं। बट दे डू नॉट इंटरब्रीड, फिर भी वह जो है 10 जो है उसकी उपजातियां पाई जा रही हैं सिर्फ कैलिफोर्निया में, फिर भी वह जो आपस में जनन नहीं कर पा रहे। और ये सब स्पीसीज कैसे बनी? क्योंकि ईच रेस प्रोड्यूस पॉलन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। जो प्रत्येक जो उपजाति है, वो जो पॉलन होता है वो क्या करती है? डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर में उसको प्रोड्यूस करती है। इसलिए उनके बीच में यानी कि सेम टाइमिंग नहीं सकेगी, अलग अलग टाइमिंग है, जिसकी वजह से उनमें क्या हो जाती है? ब्रीडिंग रुक जाती है ना। तो ये हो गया सीजनल आइसोलेशन, यानी कि आइसोलेशन किसकी वजह से? सीजन की वजह से, ये टाइम की वजह से। इसके बाद है इथोलॉजिकल आइसोलेशन। ये भी एक इस प्रकार का आइसोलेशन है कि कोई भी फिजिकल बैरियर यहाँ पर नहीं है, कोई भी जो है यहाँ पर
ज्योग्राफिकल आइसोलेशन यहाँ पर नहीं है, फिर भी जो है, फिर भी यहाँ पर इनके बीच में जनन जो है, इंटरब्रीड जो है वो इंटरप्ट हो रहा है या रुक रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। इथोलॉजिकल आइसोलेशन, इथोलॉजी आप सभी लोगों ने सुना होगा, यानी कि व्यवहारिक एक प्रकार से पृथक्करण, व्यवहार के लेवल पर, बिहेवियर के लेवल पर। इथोलॉजिकल रेफर्स टू बिहेवियर पैटर्न, इथोलॉजिकल का मतलब यहाँ पर है बिहेवियर पैटर्न से, है ना। इथोलॉजिकल आइसोलेटिंग मैकेनिज्म आर बैरियर्स टू मेटिंग ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटीज इन बिहेवियर। यानी कि इथोलॉजिकल जो आइसोलेशन है, इसमें इस प्रकार की मैकेनिज्म आती हैं, यानी कि मैकेनिज्म जो इसमें है वो क्या है, बैरियर्स यहाँ पर क्या है, इनकम्पैटिबिलिटीज इन बिहेवियर, यानी कि जो व्यवहार है जीवों का वह क्या है, अलग अलग है, जिसकी वजह से उनमें क्या नहीं हो पा रही है, मीटिंग नहीं हो पा रही है, प्रजनन नहीं हो पा रहा है ना। क्योंकि अब हम अच्छे से जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है एनिमल बिहेवियर में, द मेल्स ऑफ एवरी स्पीसीज हैव अ स्पेसिफिक कॉर्टशिप बिहेवियर, है ना, एंड फीमेल ऑफ द सेम स्पीसीज आर रिसेप्टिव। सभी को पता है कि जो मेल होता है ना, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें कई प्रकार के कर्टशिप बिहेवियर होते हैं, जैसे स्पेशल साउंड को जो है प्रोड्यूस करना, स्पेशल डांस को परफॉर्म करना, बॉडी का जो है, बॉडी का स्पेशल कलरेशन को दिखाना, ताकि फीमेल को जो है क्या करे, वो अट्रैक्ट करे। और जो फीमेल होती है वह अपने ही स्पीसीज के सदस्य सदस्य की इन सारी एक्टिविटीज को क्या करती है, रिसीव करती है ना। तो कर्टशिप में जो होता है, इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को एक्सचेंज किया जाता है मेल और फीमेल के बीच में। और स्टिमुलाई जो है विजुअल हो सकते हैं, ऑडिटरी हो सकते हैं, टेक्टाइल हो सकते हैं और ऑल्फैक्टरी होते हैं। विजुअल में जैसे डिफरेंट डांस को शो करना, बॉडी के कलरफुल पार्ट को शो करना, ऑडिटरी में डिफरेंट साउंड्स होते हैं, स्पेसिफिक साउंड्स होते हैं, टेक्टाइल्स उनको छूना, और ऑल्फैक्टरी मतलब स्पेशल प्रकार की जो है केमिकल्स को रिलीज करना, गंध को छोड़ना, है ना। तो यहाँ पर जो है, ये भी जो है एक प्रकार का एक बैरियर का जो काम करता है, एक इथोलॉजिकल आइसोलेशन। यानी कि कभी भी जो है एक मेल जो होता है किसी प्रजाति का, उसके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो एक्टिविटीज की जा रही है, जो भी कर्टशिप बिहेवियर जो दिखाया जा रहा है उसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, वो केवल उसी प्रजाति की फीमेल क्या करेगी, रिसीव करेगी। इसकी वजह से भी क्या होता है, भले ही कोई जीवों का समूह एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहा है, बट इस बिहेवियर की वजह से उनमें क्या होता है, इंटरब्रीडिंग नहीं हो पाती है ना। एग्जाम्पल है यहाँ पर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ग्रे ट्री फ्रॉग एंड पाइनवुड ट्री फ्रॉग। देख लीजिए यहाँ पर, ये ग्रे ट्री फ्रॉग है, ग्रे ट्री फ्रॉग है, और ये पाइनवुड ट्री फ्रॉग है। देख लीजिए बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज इनके बीच में, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, लेकिन फिर भी जो है कभी भी इनके बीच में क्या नहीं होता है, अंतः प्रजनन नहीं हो पाता है। दोनों अलग अलग जो है ये प्रजाति है ना। एक ग्रे ट्री फ्रॉग और एक पाइन वुड ट्री फ्रॉग फाउंड इन सेम पॉन्ड, सेम तालाब में पाए जाते हैं, एंड ब्रीड एट द सेम टाइम। कमाल की बात है कि एक ही समय पर ब्रीड भी करते हैं, बट बोथ, ये भी है, बोथ आर वेरी सिमिलर इन देयर एक्सटर्नल फीचर। देख लीजिए बाहरी तौर पर दोनों क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल समान है, बट देयर मेल ब्रीडिंग कॉल्स आर एक्सट्रीमली डिफरेंट, है ना। यानी कि इस प्रजाति का जो, यानी कि जो ग्रे ट्री फ्रॉग का जो मेल का जो साउंड होगा, वो पाइन वुड ट्री फ्रॉग के मेल का जो साउंड होगा, वो क्या होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, ताकि इन अलग अलग जो सदस्य जो हैं, ये जो अलग अलग सदस्य हैं, इनकी फीमेल जो है अपने ही प्रजाति के मेल की साउंड को रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके, है ना। तो मेल ब्रीडिंग कॉल्स आर एक्सट्रीमली डिफरेंट विच आर वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर फीमेल। अपने ही जो सदस्य को पहचानने में फीमेल को क्या मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी। तो इस व्यवहारिक पैटर्न की वजह से, बिहेवियर पैटर्न की वजह से भी इंटरब्रीडिंग जो है दो अलग अलग जाति के सदस्यों में रुक जाती है। इसके बाद है मैकेनिकल आइसोलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक आइसोलेटिंग फैक्टर है। मैकेनिकल आइसोलेशन का मतलब है is provided due to difference in the structure of flower of flowering plant or in the genital organ of different species in animals, so that cross pollination or copulation may not be easily brought about। इनकी मैकेनिकल जो आइसोलेशन है उसकी वजह से जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर में, और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल और एनिमल स्पीसीज जो है, उनके जो जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जनन अंग होते हैं, वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से
फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन और एनिमल्स में जो प्रजनन की क्रिया है वो आसानी से नहीं हो पाती है ना। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एस्केलेपियाज, है ना, डिफर इन द शेप ऑफ पोलिनिया। पोलिनिया जो है वो सैक्स कैरिंग पॉलिन, यानी कि एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर पॉलिन होता है, एंड दैट ऑफ द स्टिग्मेटिक स्लिट्स, so that with the help of a particular insect bringing about pollination, pollinia of one species cannot bring about pollination on the stigma of another species। बहुत सिंपली इसको समझें, और मुझे लगता है कि इसको डायग्राम से, मैकेनिकल आइसोलेशन को और डायग्राम से अच्छे समझ सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मैकेनिकल आइसोलेशन जो है यहाँ पर, ये सेम स्पीसीज के जो है यहाँ पर डॉग है, सेम स्पीसीज के हैं, ये दोनों ही सेम स्पीसीज है, लेकिन दोनों की जो साइज है, बॉडी का जो आप साइज देख रहे हैं, वो दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है ना। तो मैकेनिकल आइसोलेशन का जो है यहाँ पर संबंध जो है वो बॉडी के साइज से भी है ना। तो इन दोनों की बॉडी साइज में इतना ज्यादा डिफरेंस है कि ये दोनों जो है प्रजनन के लिए, जनन के लिए कंपेटेबल नहीं है, संगत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है, इसकी वजह से भी इनके बीच में जनन जो है रुक जाता है ना। दूसरा जो है यहाँ पर एक अच्छा एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर ब्लैक सेज और यहाँ पर व्हाइट सेज फ्लावर है। ब्लैक सेज एंड व्हाइट सेज ग्रोज इन द सेम एरिया, दोनों जो फ्लावर है दोनों सेम एरिया में ग्रो होते हैं, है ना। बट हाइब्रिड्स रेयरली फॉर्म्स, बट इन दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन कभी भी नहीं होता है। क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर कभी भी नहीं होता है। इसका कारण क्या है? Cross pollen, but hybrids rarely form because flower of two species have become specialized for distinct pollinators। pollinators का मतलब क्या है यहाँ पर? pollinators जैसे insect जिनका काम pollination का है, परागण का जो काम करते हैं वो है pollinators। तो ये दोनों ही फ्लावर जो है एक ही एरिया में जो है ये ग्रो होते हैं, बट फिर भी इनमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है, कि यानी कि इधर का पॉलिन जो है इधर चला जाए और इधर का पॉलिन इधर चला जाए और एक हाइब्रिड किस्म का जो है वहां पर फ्लावर पैदा हो जाए। इसका कारण क्या है कि जो ब्लैक सेज फ्लावर है वो जो है स्मॉल बीज यानी कि छोटी मधुमक्खियों के द्वारा पॉलिनेट होता है, परागित होता है, और जो व्हाइट सेज फ्लावर है ये लार्ज बीज के द्वारा क्या होता है? पॉलिनेट होता है। यानी और इसको आसानी से समझे, जो यहाँ पर ब्लैक सेज फ्लावर है ये बहुत छोटे साइज के होते हैं, इनके अंदर जो है ये बड़े साइज की जो मधुमक्खी है वो एंटर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से इसका जो पॉलिनेशन है, यानी कि जो बड़ी मधुमक्खी अगर वो यहाँ भी जो है इसके अंदर एंटर कर पाती तो यहाँ से आसानी से इसके अंदर भी एंटर कर पाती, तो जो पॉलिन है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकते थे। बट ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके फ्लावर का जो साइज है वो बहुत छोटा है, और इसके अंदर ये जो लार्ज साइज की जो मधुमक्खी है वो एंटर नहीं कर पा रही है ना। तो मैकेनिकल जो आइसोलेशन है उसका कोरिलेशन यहाँ पर है, उसका जो संबंध है वो है फ्लावर के साइज से, और दूसरा ऑर्गेनिज्म की बॉडी और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साइज से। इसके बाद है एक और आइसोलेशन है, ये देखिए इससे पहले जितने भी आइसोलेशन आए थे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में वो सारे थे प्री जाइगोटिक, एक तरह से कह सकते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन से पहले, है ना। और जो गैमेटिक मोर्टिलिटी है ये एक प्रकार का आइसोलेशन जो है ये पोस्ट, इसको कह सकते हैं पोस्ट जाइगोटिक जो है एक प्रकार का आइसोलेशन है, कि मान लीजिए कि दो अलग अलग जो प्रजाति के जो सदस्य हैं, दो अलग अलग प्रजाति के सदस्य मान लीजिए वो किसी प्रकार से प्रजनन करने में सक्षम हो जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ प्रजनन कर लेते हैं, यानी कि दो अलग अलग प्रजाति के सदस्य वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन मान लीजिए कि दो अलग अलग प्रजाति के सदस्य आपस में प्रजनन करने में सक्षम हो जाते हैं, और एक प्रजाति का स्पर्म दूसरे प्रजाति के जो है बॉडी के अंदर यानी ओवा तक पहुंच जाता है, तो अब वहां पर क्या होगा? क्या वहां पर जो है एक हाइब्रिड प्रकार का ऑर्गेनिज्म जो है वहां से प्रोड्यूस होगा? तो गैमेटिक मोर्टिलिटी भी एक प्रकार का एक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है? इट हैज बीन पोस्टुलेटेड दैट स्पर्म कैन टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस एंड that these conditions are favorably meet इन द फीमेल मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। यानी कि एक प्रजाति का जो स्पर्म है उसको सरवाइव करने के लिए, उसको जीवित रहने के लिए, उसको हेल्दी हेल्दी रहने के लिए जो है उसके लिए जो है
कुछ नैरो रेंज ऑफ फिजिकल कंडीशंस होती है, जैसे प्रॉपर टेम्परेचर, उसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर होगा, है ना, प्रॉपर पीएच होगा, है ना, तो ये प्रॉपर एसिडिक कंडीशन होंगी, है ना। तो एक प्रजाति का जो स्पर्म है वह केवल उसी प्रजाति के जो है फीमेल की बॉडी के अंदर जो है सरवाइव कर सकता है ना। अब जो है डिविएशन फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटीज, मान लीजिए कि जो है किसी प्रकार से मैंने कहा था उनके बीच में अगर प्रजनन हो जाए, तो एक प्रजाति का जो स्पर्म होगा जब वो दूसरी प्रजाति के ओवा के साथ फर्टिलाइज करने के लिए जाएगा, फर्टिलाइजेशन के लिए जाएगा, तो उसके बीच में बहुत सारी मैकेनिज्म्स होती हैं जहां पर, है ना, जो एक प्रजाति का स्पर्म है वह दूसरी प्रजाति के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वो वहां पर जो है मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर पीएच, प्रॉपर जो है उसको एसिडिटी या जो मतलब जो अम्लीयता है वो उसको नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डिविएशन फ्रॉम फिजियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटीज वुड प्रूव लेथल टू स्पर्म। ये जो फिजियोलॉजिकल अगर कंपैटिबिलिटी ना हो, बॉडी के अंदर अगर जो है संगतता ना हो, उस स्पर्म के लिए प्रॉपर जो है फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ना हो, तो वह स्पर्म के लिए क्या होती है, घातक होती है ना। तो इसको आप इजीली समझ लीजिए कि जो एक प्रजाति का स्पर्म है वह उसी प्रजाति की जो है फीमेल बॉडी के अंदर सरवाइव कर सकता है। अगर दूसरी जो है फीमेल बॉडी के अंदर उसको इंसर्ट कर देंगे तो वहां पर उसको प्रॉपर फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं मिलेंगी और वो मर जाएगा, जिसकी वजह से एक तरह से इनके दो अलग अलग प्रजाति के सदस्यों के बीच में इंटरब्रीडिंग रुक जाएगी। तो गैमेटिक मोर्टेलिटी, यहाँ पर भी इस डायग्राम में देखें, इफ स्पर्म एंड एग फेल्स टू यूनाइट फर्टिलाइजेशन विल बी अनसक्सेसफुल इवन इफ मीटिंग अकर, यानी कि चाहे अगर मीटिंग हो जाए, उनके बीच में जो है प्रजनन हो जाता है, द स्पर्म ऑफ वन स्पीसीज मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ अनदर स्पीसीज। यानी कि प्रजनन भी अगर हो जाए, है ना, तो भी जो है जो स्पर्म होगा एक प्रजाति का, वह जो है दूसरी प्रजाति के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, यानी कि जनन मार्ग में वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये जो है एक प्रकार का गैमेटिक मोर्टेलिटी है। यही चीज यहाँ पर भी है, सेम यही चीज। तो ये है एक तरह से गैमेटिक मोर्टेलिटी, यानी कि अलग अलग स्पर्म, जो एक प्रजाति का जो स्पर्म होता है उसके लिए अलग फिजियोलॉजिकल कंडीशन चाहिए, दूसरी प्रजाति के स्पर्म के लिए अलग फिजियोलॉजिकल कंडीशन चाहिए। तो इसकी वजह से भी जो है एक प्रजाति दूसरे प्रजाति के साथ जनन करने में सक्षम नहीं होती है, और यहाँ पर जो है ये एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो यहाँ पर है वो बैरियर का काम करती है, अवरोधक का काम करती है। तो ये जो है पूरा इसमें था आइसोलेशन मैकेनिज्म में। बहुत इजी जो है इसमें नोट्स, इजी पॉइंट्स बनाए हैं, आप लोगों को ये जरूर पसंद आएगा। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। आज का जो है हर एक एजुकेशनल वीडियो के एंड में एक मोटिवेटिव जो है कोट्स मैंने लगाया रहता है, आज के लिए है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला ने कहा है ये, कि शिक्षा एक बहुत ही पावरफुल जो है एक हथियार है जिससे आप पूरे विश्व को चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग जो है सीखना जारी रखें। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो के जो पॉइंट्स हैं वो आप अच्छे से उसका इजी नोट्स आप लोग बना सकते हैं।